हेलो एवरीवन, वेलकम है आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन के रूल, अपवर्तन के नियम। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम, तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में अपवर्तन के सारे मतलब जो टर्म थे वो हम लोग वहाँ पे सीख चुके हैं कि अपवर्तन की घटना क्या है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम को। ठीक है दोस्तों, अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं, जनरली 2 नियम्स इसके दिए गए हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर होने का मतलब होता है एक ही बिंदु पर होते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की जो घटना होती है, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है तो वह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है मेरे भाई, झुक जाता है। ठीक है, अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, और ये जो लंब खींचा गया है एक ही बिंदु पर है, एक ही तल पर है। यही आपका अपवर्तन का पहला नियम होता है माही। ठीक है, यही अपवर्तन का पहला रूल होता है। ठीक, अब अपवर्तन का दूसरा रूल क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स प्रकाश का रंग दे दिया है। प्रकाश का रंग का मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश में कितने रंग होते हैं बताइए। आप लोग रेनबो के बारे में सुना होगा। ठीक है, रेनबो के बारे में आप लोग जानते होंगे, प्रकाश में कितने कलर्स होते हैं, 7 सोच के बताइए। ठीक है, चलिए आप इसको ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आइए बात करते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, या तो विरल माध्यम या सघन माध्यम तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई। आपतन कोण की ज्या देखिए, ज्या का मतलब होता है साइन, कोज्या का मतलब होता है कॉस। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है ना। ये हिंदी में जैसे भाई ये तो जो लेटर्स है साइन कॉस टैन, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में मुख्यतः बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो इसी प्रकार साइन को ही ज्या बोलते हैं और कॉस को कोज्या बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई। साइन आई आपका यही आपका आई है, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, क्या होता है मेरे भाई, एक नियतांक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो साइन आई बटा साइन आर है वो एक नियतांक होता है। वो क्या होता है, एक नियतांक। नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, वो एक कांस्टेंट होता है। तो पहला रूल समझ में आ गया कि अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण एक कहीं पॉइंट पर होते हैं, कहीं तल पर होते हैं, कहीं प्लेन पर होते हैं। समझ में आया, वो आपका पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा क्या, अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है। ये आपका नियतांक ये है। ठीक है, कहने का मतलब साइन आई बटा साइन आर। अब माय डियर फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। अब पहला हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा भी हटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो ये साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक लिखे हैं, ये जो नियतांक लिखा है ये किसके इक्वल आता है, तो आपका जो ये चीज़ है मटेरियल पूरा साइन आई बटा के साइन आर बराबर होता है ये नीटा। इसको हम लोग नीटा बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीटा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर होता है, इसे नीटा बोलते हैं। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। साइन आई बटा साइन आर डिवाइड बाई इज इक्वल टू नीटा या कांस्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक, स्नेल का नियम बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो कोई पूछे स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। और इसका मतलब क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या
और अपवर्तन कोण की ज्या, एक कांस्टेंट होता है और जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग स्नेल का नियम बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, स्नेल का नियम बोलते हैं। ठीक है, अब भाई इस नियतांक को क्या बोलेंगे, नियतांक, ये जो कांस्टेंट नीटा लिखा है इस नीटा को क्या बोलेंगे, तो इस नीटा को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस नियतांक को, इस नियतांक को इस नियतांक को इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बात। जो साइन आई बटा साइन आर लिखा है एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को पहले माध्यम के सापेक्ष जो दूसरे माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं सीधे से। ठीक है, तो जो आपका लेटर लिखा हुआ है लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा कहीं से भी लिया गया होगा, आई थिंक लैटिन भाषा है। ठीक है, वहाँ से लिया गया है भाई, इसे आप लिख लीजिए ज़रूर, इसे लिख लीजिए। तो बात समझ में आ गई कि पहला रूल क्या है और दूसरा रूल क्या है। देखिए वीडियो को रोक कर ज़रूर लिखिए, लिख लीजिए। चलिए आप लोगों ने इसे लिख लिया है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस अपवर्तनांक के बारे में। इसका एक अच्छे से डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, हेडिंग लगाइए निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या हेडिंग लगाएंगे आप लोग, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश की किरण या अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में हो तो वहाँ पे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या एक नियतांक होता है, उस नियतांक को ही हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको सही ढंग से लिख लीजिएगा आप लोग। लिखिए, जब प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में, किसी अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या
तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया है आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में, या सीधी सी बात अपवर्तनांक के बारे में क्या होता है। तो जब भाई प्रकाश की किरण ठीक है निर्वात से किसी अन्य माध्यम में चलती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आपतन कोण की ज्या आई है तथा क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, या साइन आपका आई बराबर साइन आर। यहाँ पे आई आर मतलब समझ रहे हैं ना, आई आपका ये वाला कोण है और आपका ये वाला कोण है। क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, एक स्थिरांक होता है जिसे हम लोग नीटा से बोलते हैं, और यही आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक होता है, इसको हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक स्थिरांक बोलते हैं। तो भाई ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसको मैंने पीछे अभी बताया, इसको हम नोट कर लीजिए, कुछ खास नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक में दो माध्यम का होना जरूरी है। इसके पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम हमारा निर्वात होता था, लेकिन यहाँ पे जो दोनों माध्यम है निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है। ठीक है, तब इस कंडीशन में अगर निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है तो हम यहाँ पे निरपेक्ष न करके सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे अपवर्तन की क्रिया में दो माध्यम की आवश्यकता होती है और दोनों माध्यम निर्वात के अतिरिक्त अन्य हो। यहाँ पे लिखा है अन्य का मतलब क्या होता है, दूसरा। अन्य का मतलब क्या होता है मेरे भाई, दूसरा। ठीक है, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा पहला माध्यम आपका मान लेते हैं जल, एग्जाम्पल पे मान लेते हैं पहला माध्यम आपका हो गया जल। पहला माध्यम आपका हो गया जल, और मान लेते हैं दूसरा माध्यम क्या हो गया भाई, दूसरा माध्यम आपका हो गया कांच। ठीक है, इसे हम लोग W से डिनोट करेंगे, इसे हम लोग स्मॉल g से। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में जो माध्यम होता है वो निर्वात के अलावा कोई और होता है। अब जैसे जल हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गया, कुछ और चीज़ हो गया, बट निर्वात नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, वाकुम नहीं रहेगा, तो वैक्यूम, ठीक, वाकुम या वैक्यूम जो भी बोलिए आप लोग। तो भाई अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते कैसे हैं, इसे लिखते हैं ए, या ऐसे W नीटा जी लिखते हैं। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिखते हैं। इसे कैसे लिखेंगे, आपको सापेक्ष अपवर्तनांक को W नीटा जी लिखेंगे। ठीक है, जी लिखेंगे, W नीटा जी लिखेंगे। ठीक, और इसे कैसे पढ़ते हैं, पानी के सापेक्ष और इसे पानी के सापेक्ष
कांच का अपवर्तनांक पढ़ते हैं, ठीक है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि सापेक्ष अपवर्तनांक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे, हम चर्चा करेंगे अभी। समझ में आया कि नहीं? हमने माना पहले मेरा जो पहला माध्यम है जल है, पानी है, दूसरा माध्यम कांच है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक को लिखा जाता है W η g, और इसे पढ़ते कैसे हैं? पानी के सापेक्ष किसका? कांच का अपवर्तनांक। तो जब भी कभी ऐसा लिखा रहे तो आपको समझ जाइए कि ये चीज़ है, या ये चीज़ है तो समझ जाइए कि ये लिखना है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन हो जाएगा तो अच्छी बात है। दोस्तों इस पे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो भी 1 नंबर के, और बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक (3/2) है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है। सबसे पहली बात आपको दिया है कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे दिया गया है 3/2 है। और आपसे क्या पूछा है? कांच में प्रकाश की स्पीड पूछा है। ठीक है, कांच में आपसे क्या पूछा है भाई? प्रकाश की चाल पूछा है। तो सबसे पहले आप बता दीजिए आपको दिया क्या है। यहाँ पे जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए। दिया है सॉल्यूशन क्या दिया है? W η g। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष, हवा है, हवा को ए से लिखते हैं एयर। ठीक है, कितना दे दिया भाई? 3/2। और प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल कितना होती है? कौन बताएगा? प्रकाश की चाल c बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है मेरे भाई? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दोस्तों यहाँ से हम प्रकाश की चाल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला काम आएगा A η g होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, इन्हीं दोनों का जो अनुपात ही होता है ना, 3 आपका जो अपवर्तनांक। तो किसी, देखिए यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है? कांच है, 2 माध्यम हुए। ठीक है, और ये आपको वैल्यू दे दिया है 3/2 दे दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है मेरे भाई? दिया है 3 × 10⁸। कांच में प्रकाश की चाल मान लेते हैं, कितना मानेंगे आप लोग? इसको मान लेते हैं, लिख लीजिए, कांच में प्रकाश की चाल तो दोस्तों अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
ठीक है, हम क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, कैसे करेंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो भाई कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल आपकी है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों आज हम लोगों ने जो सीखा है इस वीडियो में आप उसे ज़रूर एक बार रिवाइज करिएगा और इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर प्रयास करिएगा। और सारे क्वेश्चन हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस आज इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।